Hello everyone. Today's chapter is hormones. We discuss about in this chapter first definition, then classification, then mode of action and target site. Then we will discuss in chemistry that hormone chemistry and function of hormones. We included all hormones point because of you know about what the function of what is the function in body. Hormone showing the lots of important function. Another one is firstly we see the thyroid hormones, then pancreas hormone, gonads, and then we see the pituitary uh, gland, then gonads and luteum. We discuss about what is hormone. Hormone is hormone is cell to cell communication is mainly via extracellular signal molecule. Okay, hormone also cell in multicellular organism communicate with one another to coordinate their growth and metabolism. Another one is hormone carry information from sensor cell that sense change in the environment to target cell that respond to the changes whole our mood and behavior. Okay, and another one is hormone coordinate various metabolic process. Okay, we see the what is hormone. Now we see the hormone classification. Firstly, we see this. This is a broad hormone classification, three types. Then we will discuss one by one. First is the proximity of their site of synthesis to their site of action. You firstly understand that the site of action is more important in this hormone classification. Then another point is मतलब आप ये समझना है आपको कि इसमें तीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड उनके सोल्युबिलिटी के हिसाब से कहाँ पे मतलब कुछ हार्मोन ऐसे हो जाते तो वो अ, उसके साइट के हिसाब से वो एक्टिव रहते या वो फंक्शन दिखाते, कुछ तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाते, कोई उनके सोल्युबिलिटी के हिसाब से उनका फंक्शन दिखाते, तो वैसे ही उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन आ जाते हैं, तो आपको ये समझना है कि इसमें कौन कौन से हार्मोन किस में कैसे कैसे आते हैं। तो पहला जो भी पॉइंट है वो है बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू देयर साइट ऑफ एक्शन। तो हम इस टॉपिक को अभी देखेंगे। तो फर्स्ट, हार्मोन क्लासिफाइड बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ एक्शन, उसमें थ्री क्लास आ जाते हैं। उसमें से हमारा जो भी पहला क्लास आ जाता है वो ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन हार्मोन में वो क्या दिखाता है, वो एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सिंथेसाइज देम। ओके, वो उसमें ही एक सेल के अंदर सिंथेसाइज जो भी मतलब सेल है उसमें एक्ट हो जाता है, कहा तो उसको एक्ट होना चाहिए।
तो जो भी क्लासेस पढ़े हैं प्रॉक्सिमिटी के, वो एज अ टारगेट सेल्स और साइट, मतलब एक्शन ऑफ टारगेट सेल की एक साइट रहती है, उसके हिसाब से पढ़े हो। तो हम एक एक को बहुत अच्छे से मतलब ये करेंगे। पहला देखेंगे आउटोक्राइन हार्मोन्स। आउटोक्राइन हार्मोन्स में यहाँ पे देखो डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा कि एक सेल है और वो क्या करते हैं, उसके अंदर हार्मोन तैयार हो जाता है। ओके, मतलब हार्मोन तैयार होने के बाद वो एक टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करती है। जैसे कि एंडोक्राइन, जो भी इसमें एक सेल रहती, फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा भी एक पैराक्राइन, पैंक्रिया का भी हमने एक ये लिया, मतलब हार्मोन्स तो हर एक ग्लैंड में से तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल सलाइवा, हम यहाँ पे बस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। देखो यहाँ पे सेल है, आपको ये ऑटोक्राइन क्या है हार्मोन वो समझना है। उसका साइट जो भी अंदर उसकी सेम साइज सेल रहती है, ये है सेम सेल, उसके अंदर उसके कुछ तो टारगेट सेल रहती है, तो उसमें कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना वो ऑटोक्राइन हो जाता है। समझे? यहाँ पे देखो ये सेल है, उसके बाद आपको उसको ये टारगेट साइट है, मतलब वो कहाँ पे टारगेट होना चाहिए यहाँ पे दिखाया है। ये उस सेल के अंदर वो हार्मोन एक्ट करता है। तो आपको ये समझ में आया, उसमें सिंथेसाइज हो जाता है, उसको उसके अंदर ही टारगेट सेल के ऊपर रिएक्ट होता है। तो ये हुआ ऑटोक्राइन। अभी नेक्स्ट देखेंगे पैरागाइन हार्मोन। उसको क्या होता है, तो वो सिंथेसाइज वेरी क्लोज टू देयर साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे वो एक्शन दिखाता है। मतलब एक देखो हार्मोन कहाँ पे एक्टिंग हो जाता है, तो उसका एक टारगेट सेल रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा तैयार हो गया, ओके, वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होने के बाद एकदम वो उसमें घुल मिल जाता है। उसके बाद नीचे जाके उस वो जो भी हमारा फूड रहता है उसमें वो क्या उसका फंक्शन क्या है, तो उसको कट करता है, वो अंदर के कार्बोहाइड्रेट चेन को ना, पॉलीमर चेन को कट करके वो ग्लूकोज का यूनिट देता है। तो वो सब रिएक्शन, मतलब देखो एक इसका अभी इंसुलिन देखा जाए तो ग्लूकोज का जो भी लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हर एक हार्मोन का हर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। तो हम ये समझना है कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, और ये डिटेल में आपको पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम हर एक क्लास का अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके उसको समझेंगे। तो पैराक्राइन हार्मोन में क्या होता है, तो वो सिंथेसाइज इज वेरी क्लोज टू देयर साइट ऑफ एक्शन। ओके, और एंडोक्राइन हार्मोन में इसमें ये तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन लेंगे, वो अच्छे से सीखेंगे। तो एंडोक्राइन हार्मोन में क्या होता है, सिंथेसाइज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो एक ग्लैंड से, मतलब हमारे अंदर जो भी ग्लैंड है उस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट इन ब्लड में घुल मिल जाता है। उसके बाद जहाँ भी टारगेट सेल है वहाँ पे वो एक्ट हो जाता है और वो एज अ कंटेन ऑफ रिसेप्टर्स, उसको रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग का वो जो भी है ना, रिसेप्टर से वहाँ पे ही जाएगा ना जहाँ पे हार्मोन एक्ट होना चाहिए, वो टारगेट सेल के ऊपर जाएगा और उस पर वो एक्ट हो जाए। तो वैसे भी हमारा बॉडी रेगुलेट हो जाएगा, मतलब सेल टू सेल कांटेक्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ रिसेप्टर का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। आपको ये बेसिक है, इसलिए मैं आपको इतना जस्ट कुछ आपको समझ में आए, इसलिए बेसिक कुछ चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ कि हाँ ऐसे कुछ होता है, तो आपको समझ में आया होगा। देखो
ये जो भी थ्री साइड देखे हमने ऊपर, अभी हम देखेंगे उसके थ्री क्लास हुए, और उसमें अभी दूसरा जो भी है केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम केमिकल स्ट्रक्चर के इसमें 4 टाइप आ जाते हैं, वो भी देखेंगे। तो हर एज का आपको एक क्लासिफिकेशन पहले समझ के और अच्छे से लिख के ले लो, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अभी आपका जो भी है साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से जो 3 क्लासेस बन, मतलब उसका एक साइड हो जाता है, सेल में एक साइड हो जाता है, तो उसमें से उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो हम यहाँ पे देखें। अभी जो केमिकल का स्ट्रक्चर है, उसके उसके थ्रू कुछ 4 क्लास बन जाते, उसको देखेंगे। फर्स्ट है केमिकल नेचर, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड एंड, अभी तो आपने देखा होगा वो सब कुछ, मतलब आपको केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो हार्मोन ये हो जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला है पेप्टिड्स और प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स में आपको ये देखना है कि उसके अंदर लार्ज पेप्टाइड रहते हैं, ओके। वो क्या करता है, सिंथेसाइज पेप्टाइड बॉन्ड, और मतलब प्रोटीन तैयार करता है। तो उसको उसके बाद वो जो भी उसका प्रोसेस हो जाता है, उसमें प्रिकर्सर बनते हैं, और वो प्रिकर्सर एक्ट करते हैं पर्टिकुलर टारगेट सेल के ऊपर, और उसका जो भी प्रिकर्सर एक्ट करेगा उसका हमारे बॉडी रिएक्शन में या हमारे बॉडी बिहेवियर में चेंजेस दिखाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा इधर स्टडी क्या रहेगा, प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब एज अ बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, दैट्स अ प्रोटीन हार्मोन। फर्स्टली वी सी दिस which hormones are included in this protein hormone. First one is TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, तो जो भी वो थायरोट्रोपिन मतलब वो रिलीजिंग करता है, उसमें उस वो THR क्या कैसे बनता है, तो वो 3 अमीनो एसिड से बनता है, ओके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, वो कैसे बनते हैं। देखो, अभी दूसरा है इंसुलिन, आपको ये तो कॉमन है एग्जांपल। तो इंसुलिन मोस्टली जिनको डायबिटीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उनमें, तो आपको जिनके घर में इंसुलिन मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनको तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। तो उस टाइम में जो भी इंसुलिन का रोल क्या होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। तो हम एक एक हार्मोन को अच्छे से देखेंगे। तो इंसुलिन के अंदर कितने मतलब 51 अमीनो एसिड रेसिड्यू रहते हैं, और उससे बनता है इंसुलिन। वो क्या करता है, तो ग्लूकोज तो मेटाबोलाइट, मतलब ग्लूकोज लेवल को कम और ज़्यादा करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन में वो एक ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ग्लाइको प्रोटीन मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो आपको पता है। तो उसके जो भी मतलब गोनेडोट्रोपिन जो भी है, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन, वो लार्ज अमाउंट ऑफ उसके ग्लाइकोप्रोटीन के मतलब जो भी सब यूनिट रहते हैं उससे वो बन जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोटीन हार्मोन में क्या रहते हैं और कैसे बनते हैं वो उसके मतलब अभी ये जो भी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हमें केमिकल स्ट्रक्चर का, वो एज द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ओके, केमिकल स्ट्रक्चर। नेम नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। उसमें फर्स्ट वन इज एड्रेनलिन, दूसरा आएगा कैटोकोलामाइन, और थर्ड वन थायराइड हार्मोन्स। तो इसमें बहुत और भी एग्जांपल है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स के ऊपर सॉरी अमाइनो एसिड का जो भी डेरिवेटिव्स रहता है उसको मतलब उसका स्ट्रक्चर देखा गया, तो वो
अमाइनो एसिड के ही डेरिवेटिव्स है, तो उसके बेसिस पे कुछ हार्मोन तैयार हुए हैं, वो उसका क्लासिफिकेशन द अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स में आ जाता है। अनदर वन इज थर्ड टाइप ऑफ फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। हार्मोन के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है कि फैटी एसिड के मतलब उसमें बहुत लॉन्ग चेन रहती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो उसके बेसिस पे भी उसका हार्मोन के कुछ स्ट्रक्चर है। तो उसमें कौन से आ जाते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये फैटी एसिड के इसमें डेरिवेटिव, फैटी एसिड का डेरिवेटिव दिखाते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन फैटी एसिड के डेरिवेटिव में किया गया है। और स्टेरॉयड हार्मोन्स देखो, ये भी इसका स्ट्रक्चर जो भी है वो मतलब ये डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से उसका ये स्टेरॉयड हार्मोन्स रहते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल के इसमें दिखाता है उसके डेरिवेटिव्स। तो उसमें जो भी एग्जांपल है, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आई होगी। देखो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन बनता है, आपको पहले तो समझ में आया होगा कि हार्मोन क्या होते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखें। अभी नेक्स्ट देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप देखा ना हमने, एक्वियस, सोलेबिलिटी ऑफ एक्वियस मीडियम, उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। मतलब आपने हाइड्रोफिलिक देखा होगा, वो वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, और लिपोफिलिक मतलब लिपिड के इसमें कुछ विटामिन भी हमने देखे, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वैसे ही हार्मोन की भी कुछ सोल्यूबिलिटी के उसके ऊपर उसका क्लासिफाई किया गया है। वो उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स और दूसरा लिपोफिलिक हार्मोन्स। उसमें लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक को कैसे देखो, हम एक ये 1 बाय 1 को हम देखेंगे। उसका जो भी लोकेशन होता है वो इज हाइड्रोफिलिक हार्मोन में उसको लिपोफोबी कहते, मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवेबल, वो लिपिड मतलब फैट, ओके। तो उसको फोबिक मतलब उसको रेजिस्ट करता है, मतलब लवेबल नहीं रहता उसको, वो उसको ही नाम है लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन में आपको ये समझना है कि क्या होता है। तो उसमें हार्मोन्स दैट आर सोल्यूबल इन एक्वियस मीडियम, और लिपोफोबिक क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ वो उसमें लिपो मतलब वो वाटर में फोबिक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि लिपोफोबिक मीन्स वाटर इन वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड इनसोल्यूबल, समझे। तो इसमें और भी पॉइंट है, हम ये वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बनती कहाँ से कैसे है, देखो पहला जो भी ऊपर का पार्ट रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहती है, बीच का हाइड्रोफोबिक रहती है, और बाद में फिर से हाइड्रोफिलिक। तो बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक है ना, तो वाटर सोल्यूबल है, तो पहले ही वो सोल्यूबल हो जाएगा, पर अंदर जाएगा तो उसको बाहर मतलब ऐसे बाहर अंदर से, मतलब जैसे उसमें अंदर गया तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाता है ना, वाटर अनलवेबल, तो वो अंदर आने ही नहीं देगा फर्स्टली, इसलिए उनको वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करते, ओके, समझे। देन वो रिसेप्टर बाइंडिंग मॉलिक्यूल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टारगेट सेल। इसमें क्या होता है, अभी देखा जाए तो मोस्टली सरफेस का जो भी सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन का बाहर का जो भी या अंदर का भी जो भी, वो वाटर लवेबल रहता है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर रहता है। तो उसके सराउंडिंग में ही देखेगा ना वो, मतलब सरफेस पे ही उसका टारगेट सेल के इधर वो बाइंड हो जाएगा, और उसका जो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है
वो सेल के अंदर अल्टीमेटली उसका मॉडिफिकेशन दिखने लगता है, तो फंक्शन चेंज हो जाता है उस सेल का, तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, तो वो एक्ट ऐसे करने लगती। फिर आपको समझ में आया? देखो, हाइड्रोफिलिक जो भी हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, सरफेस पे उसका बाइंडिंग दिखाते, और वो बाइंड जैसे हो जाते हैं वो सेल का नेचर चेंज हो जाता है, और अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होती है उससे अनदर फंक्शन दिखने लगता है। तो आपको समझ में आया वो हार्मोन कैसे क्या एक्ट करते हैं? उसमें जो भी एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोगॉन एंड इपिनेफ्रिन। यस, इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं हर एक इसमें देखेंगे इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ये भी हार्मोन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज लिपोफिलिक हार्मोन्स, और ये इसको नाम है हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स। मतलब लिपोफिलिक हार्मोन में वो क्या रहेंगे, ये इसके अपोजिट रहेंगे ना, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। तो इसमें देखो, हार्मोन दैट आर नॉट सोल्यूबल इन एक्वियस मीडियम बट सोल्यूबल इन लिपिड, ओके, देन कैन इजीली across the cell membrane because of the membrane, cell membrane are the in between the nature of hydrophobic. That time they attract to lipid and they cross the cell membrane, okay. Then the enter target cell and bind to the intracellular receptor to carry out their action. देखो, ये अंदर जाएगा तो वो पर्टिकुलर जिसका इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर अंदर जो भी रहेगा, अंदर सेल के अंदर, तो उसके अंदर जो भी रिसेप्टर है उसको वो हार्मोन बाइंड हो जाता है और उससे उसका एक्शन चेंज हो जाता है, समझे? इसका अपोजिट मतलब देखो ना, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये नामों में ही वो क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हम एग्जाम्पल है उसके वो देखेंगे। थायराइड हार्मोन वो क्या जाता है, पूरा अंदर चला जाता है और उसको बाइंड, जो भी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है उसको बाइंड हो जाएगा, तो उसका फंक्शन ही चेंज करता है और एक्टिविटी चेंज करता है, ओके। देन स्टेरॉयड हार्मोन, वो भी ऐसे ही है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक हार्मोन है, ओके, लिपोफिलिक हार्मोन, ओके। देन उसके कुछ हम यहाँ पे आपको ये देखना है उसकी शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो हम ये पूरा नाम लेने से अच्छा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको स्पेशली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ACTH बोला तो कौन सा रहता है, तो वो एडेनोकॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। इतना नाम बड़ा लेने से अच्छा है कि ACTH लेंगे, ओके। इसलिए आप अच्छे से उसको ध्यान में रखो। उसके बाद जो भी आता है वो आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन, वो AVP, उसको ADH हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। ADH जब बोला जाएगा तो आपको ये समझना चाहिए कि आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन है ये। उसके बाद कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, उसका इनिशियल लिया है तो उसको हम ये यूज करेंगे, ये वर्ड CRH। उसके बाद FSH, जी मतलब ग्रोथ हार्मोन है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको GnRH। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन को बस ये करेंगे GH या GH। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, देन ट्राई आइडोट्रोपिनो आइडोथायरोनिन T3 है, थायरोक्सिन T4 है। तो आपको बस इसमें से ये समझना है कि ये मैंने कभी बोला T3 हार्मोन, T4 हार्मोन के LH हार्मोन, तो आपको ये समझ में आना चाहिए LH मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
देन जी आर मतलब ग्रोथ हार्मोन के लिए GN आर, ये बोला ग्रोथ हार्मोन के लिए GH, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के GHRH। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आगे देखते हैं। देखो हार्मोन कैसे निकलता है ब्लड के अंदर से, तो हम ये देखेंगे। अभी देखो कि ब्लड प्लाज्मा में वो हार्मोन रहता है। ओके, ब्लड का इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक सेरम एंड प्लाज्मा। वो प्लाज्मा से है, वो उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं। और उसका स्पेशली देखो, स्पेसिफिक प्लाज्मा कैरिड द प्रोटीन। ओके, हर दे फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स which is then transferred in the plasma to distant target cell। ये प्लाज्मा उसको कैरी करता है और वहाँ पे जाके वो एक मतलब उसके टारगेट सेल के ऊपर वो बाइंड हो जाता है और उसका फंक्शन दिखाने लगता है। वो हार्मोन कैरिड आउट इन द ब्लड, इट्स अ वेरी इजीली एंड दे एक्ट एज that particular target cell, and that help in our body regulation. Also, plasma carried protein exists for all classes of endocrine hormones. We discuss another topic, that is function of carrier proteins for hormones. देखो carrier proteins for the peptide hormone prevent destruction of peptide hormone by protease enzyme in plasma। अभी इसमें फंक्शन देखेंगे, हार्मोन प्रोटीन की जो भी फंक्शन है उसमें प्रोटीन का जो भी कैरियर प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या है, तो वो पेप्टाइड हार्मोन्स को प्रिवेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। मतलब वो पेप्टाइड हार्मोन को डिस्ट्रक्ट होने से रोकने के लिए एक एंजाइम यूज करते हो, प्रोटीएज एंजाइम। तो वो काम करता है इधर। ओके, देन स्टेरॉइड हार्मोन में एंड थायराइड हार्मोन में उसका जो भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड इन प्लाज्मा, उसमें ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, इसमें ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समझे? तो दूसरा टॉपिक हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसमें स्मॉल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड और डेरिवेटिव ऑफ हार्मोन्स। उसमें क्या हो जाता है, प्रिवेंट देयर फिल्ट्रेशन बाय द किडनी। किडनी के अंदर जो भी फिल्ट्रेशन हो जाता है वो कैरियर प्रोटीन रोकते। देन वो प्रोलॉन्गिंग देयर सर्कुलेशन हाफ लाइफ। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। ये बहुत इजी है, इसलिए आपको बस पढ़ा तो भी वो समझ में आता है, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोई, मुझे ऐसे लगता है कि आपको डायरेक्ट नोट ही है, वो नोट्स में से आपको कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको बस रिमाइंड करना है और उसको समझना है, इतना ही है। देखो हम अभी देखेंगे जो भी है mechanism of action of hydrophilic hormone with the receptor in target cell। उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म है वो नीचे दिया है एक फिगर में, आपको समझाऊंगा। वो सेकंड मैसेंजर उसको कहते हैं, और वो कैसे बाइंड हो जाता है, वो कैसे एक्ट करते हैं, उसका कुछ तो मैकेनिज्म है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद जो भी रिसेप्टर है हाइड्रोफिलिक हार्मोन का, वो कहाँ लोकेटेड होता है और वो कहाँ से कहाँ जाता है और टारगेट सेल को कैसे क्या करता है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम जो भी फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर इंटरेक्ट करता है, तो वो इंटरेक्ट कैसे हो जाता है रिसेप्टर के साथ, उसके बाद वो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको, वो क्या रोल करता है, क्या कैसे फंक्शन दिखाता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, यही पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। तो हम अभी डायग्राम को देखेंगे। देखो
ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम होती है, उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये, और वो ये प्रोटीन है, ओके, और ये जी प्रोटीन है। तो वो क्या करता है, जैसे ये आ जाता है तो यहाँ से एक्ट हो जाता है, तो ये एंजाइम सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिएक्शन दिखती है हमें। देखो आपको ये समझना है, एक मॉलिक्यूल है, हार्मोन का मॉलिक्यूल, सेकेंडरी मैसेंजर फोर्स कह सकते हैं उसको, वो स्टिमुलेट करता है इसको रिसेप्टर प्रोटीन को, मतलब ये उसका टारगेटिंग सेल है ना ये, तो वो इधर आ जाता है, और उसके बाद एक एंजाइम का रोल हो जाता है, और वो एंजाइम का रोल क्या करता है, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटीएज एंजाइम है, ओके, क्या करता है, तो वो प्रिवेंट करता है हार्मोन का जो भी है पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड प्रोटीन से, उसको डिस्ट्रक्शन करने से रोकता है। तो एंजाइम का रोल तो इम्पोर्टेंट है, ओके। देन वो एंजाइम आएगा, और जो भी मॉलिक्यूल है ये इधर आने के बाद उसका जो भी फंक्शन है, बायोकेमिकल एक्शन मतलब क्या है, उसका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हमें यहाँ पे वो दिखाएगा, समझे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पॉइंट, वो हाइड्रोफिलिक हार्मोन रिसेप्टर की कुछ लिस्ट यहाँ पे दी है, प्रॉपर्टी लिस्ट, वो हम देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी को। बस पढ़ा तो भी समझ में आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा कि देखो दे आर लार्ज, और उसके अंदर जो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है विद द स्पेसिफाई एंड हाई एफिनिटी फॉर अ गिवन हार्मोन्स, then binding between hormone and receptor is reversible है वो। then action of hormones depend on plasma level of hormone. Hydrophilic hormone initiate a response without entering target cell. Another one is hydrophilic hormone cause a more rapid response and have a short duration of action than lipophilic hormones. Another one is action of hydrophilic hormone can last second 2 hours. देखो ये जो भी हाइड्रोफिलिक हार्मोन का एक्शन है वो 1 सेकंड में भी दिखा सकता है। देखो वैसे जैसे कि है, मतलब वो रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बाद में उसका जैसे वो हार्मोन आ जाएगा तो लास्ट, कभी कभी तो टाइम लगते हैं अपने को, कभी कभी जब ज़्यादा, मतलब देखो अभी मैं तो आपको एक थोड़ा सा हार्मोन का एक फंक्शन बोलने को चाहूँगा इधर, कि हमें गुस्सा आता है, ओके, उसमें कुछ तो इन्वॉल्वेशन हो जाता है, तो कौन सा तो ग्लैंड ग्लैंड रहता है उसमें, हमें वो हार्मोन सिक्रेट हो जाए, गुस्सा आने के लिए तो कुछ तो केमिकल सिक्रेशन होना चाहिए ना। तो गुस्सा आता है तो वो स्लोली बढ़ता है, और एक एग्जैक्ट पॉइंट पे बहुत गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो उसका भी जो भी टाइम है वो देखो कहाँ से, मतलब हमने कैसे थिंक किया, उसके बाद कौन सी ग्लैंड ये हो गई, स्टिमुलेट हो गई, उसके बाद कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो, ये अब हम हार्मोन में देखने वाले। उसके बाद वो कैसे, मतलब हार्मोन सिक्रेट होने के बाद वो क्या किया कि एक टारगेट सेल के ऊपर चले गए, मतलब हमारे मसल ऐसे बढ़ते हैं, देखो किसी को मारने के मन हो जाता है गुस्सा आया तो जो भी है पूरी रिएक्शन कितना डिपेंडेंट है हार्मोन के ऊपर, तो आपको ये समझना है। तो आपको ये चीज़ को हम यहाँ पे इस टॉपिक में हम 1 बाय 1 जब भी एक हार्मोन लेंगे उसका जो भी फंक्शन है वो हम अच्छे से देखेंगे। अभी जी प्रोटीन है, हमने देखा ना वो स्ट्रक्चर में सेकेंडरी पैसेंजर का जो भी ऊपर से मॉलिक्यूल आता है, नीचे जी प्रोटीन रहता है, वो जी प्रोटीन associate with hormone receptor on the साइटोसोलिक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके, उन साइड मेम्ब्रेन के नीचे रहता है ना, देखा ना आपने वो डायग्राम में। अभी वो उसका जो भी है वो क्या बाइंड के, मतलब जीटीपी और जीडीपी को बाइंड हो जाता है। जी प्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट बाइंड आइदर जीटीपी और जीडीपी। Another one is the mechanism of action of lipophilic hormones with receptor in target cell.
आप पहले ये पॉइंट को समझो, उसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे। लिपोफिलिक हार्मोन्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ओके, हमने पहले देखा वो अंदर जाता है और हार्मोन के रिसेप्टर मतलब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है और वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाता है स्पेसिफिक, उसका जो भी न्यूक्लिक बेस रहता है या उसका साइड रहता है, मतलब उस सीक्वेंस में रहते हैं न्यूक्लिक बेस, उसको बाइंड हो जाता है और उसको जो भी उस रिएक्शन को पूरे मतलब वो बाइंड होने के बाद उसको हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट HRE कहते हैं, समझे। देन बाइंडिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो उसको देखो, आपने देखा ना ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, तो वो मैसेंजर RNA बायोसिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने में उसका सहयोग रहता है। उसके बाद लिपोफिलिक मतलब लिपोफिलिक हार्मोन्स आर वेरी स्लो एक्ट ऑन, वो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक हार्मोन से। उसका जो भी ड्यूरेशन होता है, ये हमने देखा है, जो भी हमारा ऊपर का जो भी था हाइड्रोफिलिक वाला हाइड्रोफिलिक हार्मोन, वो क्या करता था, विद इन हावर्स में वो एक्शन दिखाता था। और ये जो लिपोफिलिक है, वो उसको डे भी लगते और कई साल ये हावर मतलब घंटे भी ज़्यादा लगते। तो आपको ये समझ में आया, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम अभी उसका डायरेक्ट डायग्रामेटिकली देखते। देखो, ये लिपोफिलिक हार्मोन्स है और ये क्या करते हैं, एक सेल सेल है, ये सेल है, ओके, ये पूरी सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर चले जाते हैं। देखो यहाँ से ये लिपोफिलिक हार्मोन्स उसके बाइंड हो जाए, जो कैरियर प्रोटीन हो रहे थे ना, उसको बाइंड हो जाते, ये यहाँ पे दिखे, उससे हार्मोन पर्टिकुलर सीक्रेट होता है, बिकॉज वो प्रोटीन वहाँ पे रह जाता है और उसके अंदर, क्योंकि हार्मोन के अंदर लिपोफिलिक हार्मोन के अंदर वो एबिलिटी है अंदर जाने की, तो बाकी का पार्ट उधर ही रहता है, बिकॉज वो सेल मेम्ब्रेन रोकती है ना, बैरियर है ना वो, तो उसमें से बस हार्मोन ही अंदर चला जाता है। देखो, हार्मोन अंदर चला जाने के बाद वो क्या करता है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद जो DNA का फ्रैगमेंट जीन का, वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, मतलब वो सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड का, वहाँ पे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को बाइंड हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स एलिमेंट बनाता है, ओके, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट HRE, और वो स्पेशली एक्ट हो जाता है। तो आपको ये डायग्रामिक मैंने आपको पहले बताया था एज अ पॉइंट बताते वक्त, अभी डायरेक्ट डायग्राम आपने देखा तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं अभी, जो भी है उसका फीडबैक देखेंगे, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, कैसे करते हैं ये, उसका नेगेटिव फीडबैक है, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेशन और सिक्रेशन ऑफ सम हार्मोन दैट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंट्रोल नेगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक में हम देखो, वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो देखो हार्मोन का ज़्यादा एक्सप्रेशन मतलब होने के बाद कुछ तो हमारे बॉडी में ऐसे मतलब हमें ज़्यादा हार्मोन की वजह से भी डेथ हो जाती, तो उसका जो भी निगेटिव फीडबैक है ना, उसको भी रेगुलेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको ये पॉइंट से यही सीखना है कि जो भी लॉन्ग लूप या शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक है, मतलब वो जैसे कि लॉन्ग लूप है, वो क्या करता है, तो बहुत बड़ा हमारे बॉडी को डैमेजिंग पहुंच सकता है, और शॉर्ट लूप भी हमें कभी कभी मूड स्विंग दिखाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, तो वो हमें तकलीफ दिखाता है। तो उस टाइम में वो जो भी निगेटिव फीडबैक है उसको रेगुलेशन करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो आपको ये समझ में आया निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है हार्मोन के अंदर, तो वो आप पहले समझो।
उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग फ्रॉम वन ग्लैंड regulated the release of another hormone from a second gland which then control hormone production from the endocrine gland. देखो ये अभी हो सकता है ना ऐसे एकदम एक एक ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, दूसरा ग्लैंड दूसरे हार्मोन सिक्रेट करेगा, आ जाएगा तब वो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा तो कुछ तो अलग बन जाएगा। तो उस टाइम में वो जो भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, एक हार्मोन को रोकने के लिए वो ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब मतलब आप अभी प्रोडक्शन मत करो। ओके, वो पर्टिकुलर हार्मोन वो उसका प्रोडक्शन होने के बाद, उसका एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग होने के बाद, उसका फंक्शन होने के बाद में उसको ये कहता है कि अब उसको उस ग्लैंड को सजेशन देता है कि आप अभी हार्मोन सिक्रेट करो। उसके बाद देखो ये पॉइंट, इसमें से यही इंपॉर्टेंस समझना है कि प्लाज्मा लेवल है ऑफ द हार्मोन इस सेल और of a substrate produced by a target tissue in response to the hormone may inhibit further release of the hormone. आपने ये समझा है। देन अभी जो भी इसका एग्जाम्पल क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सीरीज आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप ये समझो। पहले फीडबैक हार्मोन क्या करता है, तो देखो हाइपोथाइमिक पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट कैसे करता है, तो हाइपोथैलेमस हार्मोन ये शॉर्ट लूप फीडबैक है, वो रेगुलेट करता है। देखो यहाँ पे ये देखो हाइपोथैलेमस ये हार्मोन है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, वो एंटीटरी पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। उसके बाद वो एक एंटीटरी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड पे मतलब एक्ट हो जाता है, और उससे जो भी ये सब लाइन ऑफ वर्क है। मतलब पहले हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये पहले बेसिक पहले समझो। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पहला हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर रहता है, उससे हार्मोन कैसे सिक्रेट होता है, तो वो स्टिमुलेट एक हार्मोन करता होगा ना, एंजाइम का हमने देखा। उसके बाद वो एंटीटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसमें भी एंटीटरी और पोस्टेटरी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती, तो वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे ग्लैंड है, उसमें से एक हार्मोन को हमने पकड़ा, उसको टारगेट सेल के ऊपर रिएक्ट किया, तो वो क्या करेगा, टारगेट सेल और उसका रिसेप्टर है वो बाइंड करेगा, तो ये हार्मोन को फिर से रेगुलेट करने के लिए एंटीटीआर के ऊपर छोड़ना पड़ता है, और वो फीडबैक का काम रहता है कंट्रोल करने का। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शनिंग हो जाता है, और इसको भी मतलब अभी हार्मोन का काम हुआ, उसका फीडबैक देने के लिए कुछ तो सेंसरी या मैसेंजर न्यूरॉन्स वो जाते हैं, और उनको प्रोडक्शन मतलब अभी इतना प्रोडक्शन हुआ है, उसका कुछ तो फीडबैक देना चाहिए ना आपको कि हाँ अभी उसको रोको ये हार्मोन को, एक्सेस अमाउंट हो जाएगा तो उसका डैमेजिंग या और भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस है ना इतनी इंटरेस्टिंग है। आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो हमारा अभी थोड़ा सा बाहर का एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक टंकी वाटर टंकी रहता है, उसमें हमने सेंसर लगा के रखते हैं, और वो कंप्लीट फुलफिल होने के बाद उसका जो भी सेंसर चालू हो जाता है अपने आप वो बंद हो जाता है। वैसे रेगुलेशन का रहता है, वो उसका हार्मोन सिक्रेशन होने के बाद देखो यहाँ पे हमने देखा टोटल रेगुलेशन कैसे करता है। ये हार्मोन तैयार करते हैं, सब कुछ नहीं क्या, ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोन तैयार हो गया, तो वो ही हार्मोन ये फिर से ग्लैंड को रेगुलेट करता है, उसको फीडबैक हार्मोन कंट्रोल कहते हैं। समझे? देन वी डिस्कस अबाउट
point. Another point that are controlling hormone secretion. हार्मोन सिक्रेशन हम अभी बहुत अच्छे से वो डायग्राम के देखे, बस पॉइंट को अभी ऐसे ही देखना इंपॉर्टेंट है. हार्मोन सिक्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर दैट contain stimulatory and inhibitory agent such as hypothalamic peptide or neurotransmitter. See this. मैंने बोला था जो भी मैसेंजर आरएनए वो क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास मैसेज जाने के बाद वो कहते हैं कि हाँ अभी हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है, अभी वहाँ कुछ मतलब ज़रूरत नहीं, तो वो बंद कर देता है. उसके बाद अदर हार्मोन्स देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर रिलीज इन द पल्साटाइल फैशन. ओके, हर एक का एक काम रहता है, उसका रेगुलेशन भी वैसे ही रहता है. तो हाँ वो कैसे क्या करते हैं, सम हार्मोन एग्जिबिट सर्कैडियन रिदम. देखो हमारा जो भी धक धक होने लगता है ना बॉडी के, वो भी ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक ही वो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन का काम रहता है. उसमें कौन से आ जाते हैं, एसीटीएच, कार्टिसोल. ओके, उसके बाद प्रोलैक्टिन, TSH, growth hormone, then pituitary thyroid hormone, then ये जो भी है उसके रात में और दिन में उसका ग्राफ देखा गया तो वो चेंज दिखाई देते. ओके, तो उसके हिसाब से भी बहुत कुछ समझ में आता है इसका, ये कैसे बॉडी का जो भी ये सब स्टडी किया ना, आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका जो भी एक्सप्रेशन है बॉडी के अंदर से ये सब चलता है ना, तो अपने बॉडी के फेस के ऊपर भी कुछ एक्सप्रेशन दिखते. तो आपको ये समझ में आया होगा फैक्टर कंट्रोलिंग हार्मोन सिक्रेशन. देन वी डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द, उसमें भी ये पॉइंट भी आपको ये समझना है, ये इतने पॉइंट नहीं और भी पॉइंट है हम. तो स्ट्रेस कैन इंक्रीज हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज. उसमें एग्जांपल आ जाते ACTH, GH and prolactin. Another one is hormone synthesized by target cell may regulate release by negative feedback control. Okay, then change in metabolic product caused by hormone action may exert feedback control. Then other hormone or drug may modulate normal endocrine response. Okay, तो आपको ये समझ में आया होगा. बहुत इजी है, इजीली वर्ड में आपको ये पढ़ा तो भी समझ में आता है, इसलिए मैं इतना आपको ऐसे ही पढ़ के दिखाता हूँ. और रही बात में डायग्राम रहे तो डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए डायग्राम के ऊपर हम ज़्यादा समझ के लेंगे. और उसके बाद जो भी हमें पॉइंट लिखने तो आपको इंग्लिश में ही लिखने, इसलिए आपको ये पॉइंट बहुत हेल्प कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त. ओके, उसका ये जो भी है ओवरव्यू ऑफ सम स्पेशल हार्मोन्स, ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बिकॉज ऑफ हर एक हार्मोन के ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे. आपको समझ में आना चाहिए, इतना आपको ये समझना है. तो इंसुलिन है जो भी है हार्मोन, वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्या होता है, वो कहाँ से कहाँ बाइंड होता है, इतना डीपली नहीं आपको बताऊंगा, बट इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है वो मैं इस टॉपिक में आपको सिखाऊंगा. तो आज के लिए हम इतना देखते हैं, कल हम जो भी ओवरव्यू ऑफ सम स्पेसिफिक हार्मोन है वो टॉपिक देखेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं.